हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, और जब जंग हो या इश्क हो तो उम्र या रंग भेद उसमें कुछ नहीं देखा जाता। राजनीति की परिभाषा भी कुछ इससे ही मिलती जुलती है। आज हमारे साथ 68 वर्षीय एक नरसिंहपुर ज़िले के ऐसे नेता हैं जो जब कार्यक्रमों में होते हैं या किसी आंदोलन में शामिल होते हैं तो अच्छे अच्छे युवा भी इनसे मात खा जाते हैं। आप समझ गए होंगे, लोग इनको सेठ भी कहते हैं, और वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं उनकी जो जिन जिन संगठनों से वे जुड़े रहे हैं, जिन जिन संगठनों में उन्होंने समाज सेवा की है, चाहे वे कांग्रेस पार्टी की लिस्ट हो या फिर बहुत सारे ऐसे उनके सामाजिक जो संगठन है या रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो ऐसे विभिन्न संगठनों में उन्होंने बखूबी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। सेठ मनोहर लाल साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 68 वर्ष की उम्र में भी आप बड़े यंग हैं, घड़ी पहनने का शौक़, और मैं हमेशा आपसे आपके कपड़ों को लेकर प्रभावित रहता हूं। जब भी मैं आपको देखता हूं तो कभी टोपी रहती है सर पे और कभी आपके कुर्तों की चर्चा होती है, कपड़ों की हमेशा चर्चा होती है। तो क्या कहेंगे, सेठ लोग आपको कहते हैं, सेठ मनोहर लाल साहू, और आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और एक समाज सेवा के रूप में आपके परिवार ने नरसिंहपुर को बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां दी हैं। लेकिन राजनीति के तौर में अगर हम बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कभी कोई चुनाव लड़े आप? जी नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है कि कई बार प्रयास करने के बावजूद भी मुझे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। तो सीधा विधायक 2013 में और 2018 में आपने विधायक नरसिंहपुर विधानसभा के लिए आपने कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के लिए नामांकन किया, आवेदन दिया, और लगातार आप मांग कर रहे हैं 2013 हो, 2018 हो, 2023 हो। 68 वर्ष की उम्र हो चली है बाबूजी अब, और राजनीति लोग कहते हैं कि अब पैसों का खेल है, बाहुबल का खेल है। अब तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा बाहुबल है वही राजनीति कर सकता है। क्या इस बात से मनोहर लाल साहू जी सहमत हैं? देखिए, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा उम्र जी, तो निश्चित रूप से उम्र आड़े तो नहीं आती, बशर्ते कि आप में इच्छा शक्ति हो, आपका संकल्प सही हो, आपकी भावना सही हो। और जहाँ तक मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से याद है, और मुझे जानने वाले सभी जानते हैं, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण मुझे कभी किसी के सामने खड़े होने में शर्मिंदा होना पड़े या किसी से बात करने में हिचक हो। ये परमात्मा की बड़ी कृपा रही है। पिछले 125-150 साल का जो हमारा ख़ानदानी इतिहास है, उसमें भी हमने ये चीज़ें हमेशा से पाई हैं। किसी का बुरा करो मत, बन सके तो भला कर दो, नहीं कर सकते दूर हो जाओ। अनावश्यक रूप से अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पैसे का प्रभाव जमा कर किसी को भी दबाव में डालना, ये हमारे परिवार की या हमारी मानसिकता कभी नहीं रही। अब रही बात चुनाव की, तो मुख्य रूप से चुनाव की एक ही बात आती है कि 2013 और 2018 में मैं काफ़ी प्रयासशील था, और ये संयोग की बात थी कि 2013 के कांग्रेस के सर्वे में और 2018 के सर्वे में मेरा नाम भी नंबर 1 पे रहा, और मैंने सर्वे के आधार पर योग्य माना गया। लेकिन राजनीतिक समीकरण अलग अलग होते हैं। किसी के साथ में कोई व्यक्ति जो भी उसके पीछे होता है, कभी कभी उसकी चल जाती है, कभी उसकी नहीं चल पाती। मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं है। और जहाँ तक बात मेरी राजनीति की शुरुआत की है, तो स्टूडेंट लाइफ से मैं सन 75 में मैंने बीकॉम किया था, और उसके बाद से मैं उस समय भी कॉलेज में सक्रिय था। आज भी कॉलेज की एलुमनाई समिति जो है उसका संरक्षक हूँ, उसमें आज भी सक्रिय हूँ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज के ज़माने में ही स्वर्गीय श्री सुरेंद्र धोरेलिया मुन्ना भैया खुरपे वाले जो विधायक रह चुके हैं, हम उनके सहयोगी और समर्थक रहे हैं। उसी ज़माने में जब श्री शरद यादव जी पहली बार संयुक्त विरोधी दल के नेता के रूप में जबलपुर से सांसद का चुनाव लड़े थे, तब भी हम लोग यहाँ से मेल से विदाउट टिकट
जाते थे हम, हमारे 6-7 दोस्तों की गैंग, और वहाँ जाकर शरद यादव का प्रचार करता था। ये चलता रहा। इसके बाद जब तक स्वर्गीय श्याम सुंदर मुसरान जी रहे, तब तक मेरा कांग्रेस या किसी अन्य जो भी नेता रहे, कांग्रेस के प्रति कभी आकर्षण नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उनके देहांत के बाद, जब स्वर्गीय कर्नल अजय मुसरान जी आए, और मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ, उनके बातचीत के लहजे से प्रभावित हुआ, उनकी सिद्धांत प्रियता, उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। क्या लहजा था उनका? कोई एक आध वाक्य याद हो आपको, बताइए दर्शकों को कि मुसरान साहब से कैसे प्रभावित हुए, कौन सी ऐसी बात थी कि भैया क्या था ऐसा विशेष? उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो गलत को गलत कहने में एक सेकंड की देर नहीं करते थे, और सही को सही कहने में भी कभी पीछे नहीं हटते थे। और उन्होंने कभी भी, अगर किसी अपने वाले ने भी अगर कोई गलत कार्य किया है, तो उसको फटकारने में या उसको डांटने में उन्होंने कभी देर नहीं की। और मुझे ये पता नहीं क्यों ये अच्छा लगता था कि एक व्यक्ति, मैंने राजनीति में ऐसा भी देखा है, जो आमतौर पर राजनीतिक तौर पे आदमी खामोश हो जाता है या चुप्पी साध लेता है या विषय बदल देता है, लेकिन उनके साथ में ये नहीं था। अगर वो किसी विषय पे बात कर रहे हैं तो उस विषय को समाप्त करने के बाद ही वो पीछे हटते थे। और उसके अलावा उनकी जो कार्यशैली थी, मैं दावा कर सकता हूँ कि उनके कार्यकाल के जैसा कार्यकाल आज तक नरसिंहपुर ज़िले में किसी का नहीं हुआ। और न जितना जनता का उन्होंने भला किया था, उतना जनता का बिना आडंबर किए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई एक कर्नल स्तर का व्यक्ति, एक मंत्री स्तर का व्यक्ति अपने घर से पैदल चल रहा है, पैदल चले जा रहे हैं वो अकेले। वो अपने सुरक्षा गार्डों को कह देते थे कि मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने शहर में हूँ, मुझे यहाँ किसी से कोई ख़तरा नहीं। ऐसा आज के ज़माने में कोई कर सकता है, सोच सकता है? आपको कोई नेता दिखता है वर्तमान में ऐसा जो अजय मुसरान जी के कदम चिन्हों पे चल रहा हो, या थोड़ी बहुत जिसमें प्रतिबिंब दिखाई देता हो कि यार ये लीडर ठीक ठाक है? लगता है कोई भाजपा कांग्रेस में? नहीं, ये आप कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहे हैं। नहीं, आज आप उनके अनुयायी हैं, आप बोलते हैं कि मैं मुसरान साहब से बहुत प्रभावित हाँ, हूं। मैं उनके कदम चिन्हों पे चल रहे हैं। नहीं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन जैसा कोई नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ। लेकिन आप तो उनके समर्थक रहे हैं, काफी करीबी रहे हैं, उनको देख के आपने कांग्रेस ज्वाइन की। जी। क्या आप उनके कदम चिन्हों पे चल रहे हैं? आप पार्षद का, अध्यक्ष का, आपको लगता है कि सीधा विधायक की दावेदारी करने से अच्छा है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते, पार्षद का लड़ते, अध्यक्ष का लड़ते, फिर जाके हम विधायकी पे आते? आपको नहीं लगता कि यहाँ कहीं कोई चूक हो रही है? मैं आपको, शायद आपने ध्यान दिया हो, मैंने पहले शुरू में एक बात कही थी कि संयोग या दुर्भाग्य भी हर विषय से जुड़े हुए होते हैं जी। चाहे पार्षदी की बात हो, पार्षदी का कभी आपने चाहे अध्यक्ष, हाँ जी हाँ। तो लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी? पार्टी ने टिकट नहीं दी क्योंकि मुझसे ज़्यादा सक्षम और जोड़ तोड़ वाले लोग उस समय प्रभावी थे। नहीं तो आपको तो पार्टी से त्याग दे देना था फिर, अगर जब नहीं। मैं सुनिए, पार्षद में कॉम्प्रोमाइज किया, कई बार किया। विधायक में 2000 विधायक का जब दावेदारी हुई कि भैया हम विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं 2013-2018 में, पार्टी 10-15 सालों में पार्षद के लिए, जबकि आपका तो कद वो है कि आप तो 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष होना चाहिए था नरसिंहपुर से आपको। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको जाना है। क्या आप इससे सहमत हैं? पार्टी ने कहीं ना कहीं अपेक्षा तो की आपकी और साहू समाज की। निश्चित रूप से आपकी बात सही है और ऐसी स्थितियाँ बनी जी। लेकिन बॉर्डर पे आके, यानी वो कहते हैं ना, एक कौन सा शहर है कि कश्ती भी डूबी तो आके किनारे पे, इस टाइप का कोई एक शहर है ना, तो ऐसा हुआ हमारे साथ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी तरफ से नेगेटिविटी, इस बात के निराशा में या प्रतिशोध में किसी के साथ नहीं रखी। लेकिन आजकल तो विधायक छोड़ के जा रहे हैं, आप देख लीजिए, जिनको एक बार टिकट नहीं मिलता वो कहते थे अरे भैया पार्टी हमारे काम की नहीं है। तो साहू जी की, कुल मिला के मनोहर सेठ जी साहू जी की सीधे साधेपन का फ़ायदा पार्टी ने उठा लिया। नहीं, मैं आपसे एक बात और कह चुका हूँ कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की जी। उस ज़माने में मैंने कांग्रेस ज्वाइन, वो तो एक औपचारिकताएँ जो होती हैं वो कांग्रेसी होने की, वो ज़रूर पूरी की हैं। लेकिन मैं कांग्रेस से नहीं, मैं कर्नल अजय नारायण मुसरान का समर्थक था और उनसे प्रभावित होकर, उनसे जुड़ के मैंने राजनीति की है और उन्हीं सिद्धांतों को लेके आज भी चल रहा हूँ उनके। तो अभी तो वर्तमान में कांग्रेस ही हैं आप? बिल्कुल है, 100% है। और आप विशेष आमंत्रित सदस्य जिला कांग्रेस का? जी बिल्कुल। ये जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी का आभार है जो उन्होंने मुझे इस योग्य माना और मुझे बनाया।
क्या लगता है, 3 विधायक हैं कांग्रेस के, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, जी। करेली शहर में अस्पताल में 1-2 सालों से महिला प्रसूति डॉक्टर नहीं है, जी। है ना। अस्पताल नरसिंहपुर चले जाएं, साले चौका चले जाएं, करेली चले जाएं, इवन गोडेगांव चले जाएं, और जो गाँव के जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ चले जाएं, जी। स्वास्थ्य सुविधा इतनी बदतर है, विपक्ष कहाँ दिखाई दे रहा है। आप बताइए, एक आंदोलन किया हो स्वास्थ्य विभाग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। नहीं, आप पार्टी का सवाल मुझसे इसलिए ना करें क्योंकि आप आप विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं बता रहा हूँ ना, ये पार्टी की कार्यशैली और हर अध्यक्ष की कार्यशैली होती है कि वो किस तरह की रणनीति अपनाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात आपने जो अस्पतालों की बात करी, अस्पताल की बात करी आपने, या साली चौका की, गाटरवारा की, खुद नरसिंहपुर की, करेली की, यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो ये मैं एक बात बताऊँ, भाजपा की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है जी। वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करा सकते हैं जी। वो कराने की उनमें उनकी शैली बहुत शानदार है। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। उनने नरसिंहपुर में आकर घोषणा कर दी कि साहब हम यहाँ पे 50 करोड़ का एक कॉलेज खुलवा रहे हैं। हो सकता है उनकी बात पूरी हो और 50 करोड़ का कॉलेज खुलवा दें। किसने घोषणा की? किसी ने भी की हो, मान के चलो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उनने कहा कि हम 50 करोड़ का यहाँ एक प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। निश्चित रूप से आप ले आएंगे, उसका MOU साइन हो जाएगा, उसके तमाम हो जाए, ठेकेदार नियुक्त हो जाएंगे, सब चीज़ें नियुक्त हो जाएंगी, वो काम चालू हो जाएगा और बिल्डिंग बन के भी खड़ी हो जाएगी। और जिसके पास जितना जहाँ कमीशन जाना है वो चला जाएगा। उनका उद्देश्य वहाँ तक पूरा हो जाता है। उस संस्था को, उस कॉलेज को, उस अस्पताल को किन किन चीज़ों की उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें कितने टेक्नीशियन चाहिए उस अस्पताल के लिए, कितने डॉक्टर चाहिए उनको उस अस्पताल के लिए, उसमें जूनियर स्टाफ कितना चाहिए, इसमें कभी उनकी दिलचस्पी नहीं रही। क्यों? क्योंकि इनसे उन्हें कमीशन खाने को नहीं मिलता। नहीं, हमारा सवाल तो ये था कि आप विधायक की दावेदारी की आपने 2013 में, 2018 में, 2023 में, आज भी की आपने वर्तमान में। आप कांग्रेस पार्टी, जो कि विपक्षी पार्टी जिसके 3 विधायक यहाँ पे, आप एक जिम्मेदार उस पार्टी के सदस्य हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। क्या आपकी पार्टी या आपका दायित्व नहीं बनता था कि स्वास्थ्य विभाग के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी को कलेक्टर से, जिला स्वास्थ्य अधिकारी से, इवन स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करके कि भाई साहब ये बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये तो हमारी आम जनता कहाँ जाएगी, भाजपा नहीं सुनेगी तो कांग्रेस के पास आएगी ना जनता। तो मनोहर लाल साहू जी का क्या जवाब है इस विषय पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने समय समय पर उसकी मांग की है, वो एक अलग बात है। एक इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आप एक बड़े निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार हैं, इसलिए आपने मुझसे तमाम बातें कर दी। आमतौर पे पत्रकार लोग कांग्रेस पार्टी या कांग्रेसी नेताओं की बातों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट आउट कर सकें उसको करने की कोशिश करते हैं या नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। कौन करता है? आप गोदी मीडिया तो सर्वव्यापी है। तो नहीं, तो मैं तो प्रसिद्ध हूँ इसके लिए कि नहीं, मैंने आपकी बात नहीं करी। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैंने आपकी बात नहीं। मैं तो यहाँ आपसे आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं पिछले 7-8 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग के लिए विधायक जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, हम सवाल किससे करेंगे? मनोहर लाल साहू जी से तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदार तो है नहीं। हम सवाल करेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक से, यहाँ के राज्यसभा सांसद से, यहाँ के लोकसभा सांसद से, यहाँ के प्रभारी मंत्री से, और सत्ता में अगर कल कांग्रेस आएगी तो आपसे भी करेंगे। आपके घर के सामने बैठ जाएंगे कि सर ये आपने बोला था, प्रॉमिस किया था, ये नहीं हुआ, तो आप जवाबदार हैं इसके लिए। जी, सवाल है, नैतिकता तो यही कहती है कि उनको जवाबदारी लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रहे ना। नहीं, तो अब उसी का तो विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं सामने। इसीलिए तो हम लोग सामने आए हैं, या इसलिए हम जनता की बात सामने उठाने के लिए तो आए हैं कि भाई आपने अपनी जो भी कमीशन खोरी है, जो भी चीज़ें की हैं वो आप जानो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आम जनता को तो प्रताड़ित मत करो। आम जनता तो परेशान हो रही है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मैं लगभग 30 साल से ऊपर हो गया, 30 बल्कि और ज़्यादा हो गए होंगे, करीब 94-95 से मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर हूँ। ठीक है। और शुरू से उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उसकी जिला कार्यकारिणी में भी रहा। रेड क्रॉस सोसाइटी में हमारे साथी, हमारे सहपाठी, पुराने हमारे मित्र जगदीश भाई मानसाता थे, तो उनके कार्यकाल तक तो रेड क्रॉस के कुछ काम होते थे और दिखते थे लोगों को और आम जनता को लाभ मिलता था।
लेकिन उनको किसी राजनीतिक कुचक्र के कारण हटा दिया गया। उनकी वो कार्यकारिणी के बंद ख़त्म होने के बाद पूरा कोरोना काल निकल गया, सब कुछ निकल गया। आज तक रेड क्रॉस सोसाइटी पुनर्जीवित नहीं हो पाई। ये एक ऐसा विषय है कि हमें आपसे कुछ लेना देना तो है नहीं। हम वहाँ रेड क्रॉस में यदि मान लीजिए हम सेवाएं दे रहे हैं तो हम सेवाएं तो अपने पैसे से दे रहे हैं, अपना पेट्रोल डीजल जलाते हैं, खर्च करते हैं, जाते हैं, जनता की सेवा करते हैं, आ जाते हैं। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था। लेकिन वर्तमान सरकार ने या वर्तमान सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों ने एक जनसेवी संस्था का असमय उसकी हत्या कर दी। आज उस रेड क्रॉस की इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसका उपयोग किस रूप में हो रहा है आप पता कीजिए। कुछ तो भी वहाँ कुछ चीज़ें हो गई हैं। हालांकि मैं बहुत दिन से वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन रेड क्रॉस की गतिविधियाँ पूरी ख़त्म। ये हो गई एक बात। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा आपको। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आप विधायक की दावेदारी कर रहे हैं जी, आपका क्या विजन है नरसिंहपुर विधानसभा को लेकर कि पिछली बार जालम सिंह पटेल विधायक थे, उसके पिछली बार भी जालम सिंह पटेल विधायक थे, उसके पिछली बार सुनील जायसवाल जी विधायक थे। कांग्रेस पार्टी ने लाखन सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया, वो 15-16 हज़ार के अंतर से हार गए। मनोहर लाल साहू जी का नरसिंहपुर विधानसभा के लिए क्या विजन है? युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, यहाँ के जो विधानसभा के निवासी हैं उनके लिए मनोहर लाल साहू जी के पास क्या एक विजन मैप तैयार है? हमारे साथ में सिर्फ एक ही बात है। पहला सिद्धांत तो ये है कि हमारे आदर्श कर्नल अजय नारायण जी मुशरान की जो कार्यशैली थी उसे मैं पुनर्जीवित करूं और आम जनता को शासन की सुविधाओं का लाभ दिलाने में मेहनत करूं और प्रयास करूं। एक बात। दूसरी बात, शासन सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसके बीच में जो बिचौलिए हैं वो आम जनता को कुछ मिलने नहीं दे रहे हैं। और वो बिचौलिए कौन है? वो भी उसी पार्टी के लोग हैं। हम आखिरकार किसी से लड़ने तो जा नहीं सकते, हम अपनी बात कह ही सकते हैं। आप जैसा एक सुधी पत्रकार जिसने हमसे बात करने की ज़रूरत महसूस की तो हमने आपके सामने अपनी बात रख दी। अब ये आपका दायित्व हो जाता है कि आप हमारी बात को आगे बढ़ाएं। नरसिंहपुर में जिला कलेक्ट्रेट भवन अपने आप में बेमिसाल पहले भी था और आज भी है। अब तो खैर बहुत उसकी नकल बहुत हो गई, लेकिन ये कौन की देन है? कर्नल अजय मुशरान। महिला गर्ल्स कॉलेज ये किसकी देन है? कर्नल अजय मुशरान। पॉलिटेक्निक कॉलेज किसकी देन है? कर्नल अजय मुशरान जी। इन कॉलेजों में इनकी स्थितियां तो देखिए आप, ना वहाँ पर्याप्त स्टाफ है, ना वहाँ पे स्टूडेंट्स को विशेष सुविधाएं हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ अगर कोई निर्माण कार्य होगा तो कोई ना कोई भाजपा का नेता जाएगा और उसका ठेका ले लेगा और कमाई खाएगा और करके छोड़ के आ जाएगा आधा अधूरा। आज बेरोजगारों की बात आती है, यदि पॉलिटेक्निक कॉलेज सही तरीके से चल रहा हो तो उससे कितने ट्रेंड लोग मिलेंगे जो आम जनता में अपनी सेवाएं दे के अपना रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन नहीं है ध्यान। उस बिल्डिंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा काय में होता है, या तो चुनाव कंट्रोल रूम में होता है, या वो EVM की मशीनें रखने के काम में होता है, या स्टोर रूम के रूप में होता है। तो ऐसी चीज़ों आज भी धूल खा रही हैं। सड़कों की स्थिति के बारे में मैं शायद पूर्व में भी मुझसे किसी ने बात करी थी। सड़कों की स्थिति वही नहीं, विकास तो किया है भाजपा ने, ऐसा तो नहीं आप सिरे से नकार नहीं सकते। नहीं, हम सिरे देखिए, हमने ये कहाँ कहा कि कुछ नहीं किया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें वो काम वहीं करते हैं जहाँ उन्हें या उनके लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा, 15 महीने की सरकार रही, जिले में कितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया? आप तो 18 साल भाजपा को हो गए, कितने लोगों पे कांग्रेस ने कार्रवाई की? आपके पास कोई विषय आया कि यार ये भ्रष्टाचारी था, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में कार्रवाई की नरसिंहपुर जिले में विधानसभा में? भोपाल मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, आपके कोई विषय में संज्ञान में आया यहाँ सा वैसे? नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आया कोई ऐसा। आखिर वही बात है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। 2 लाख किसानों का कर्जा माफ, आपको पता है? नहीं, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, तो आप आज भी कह रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो हाँ, उस पर मैं बोलूँगा। कमलनाथ जी ने 50,000 तक का पूरा कर्जा माफ़ किया है। ठीक है।
1 लाख तक का पूरा कर्जा माफ़ किया है। ये विधानसभा में कृषि मंत्री ने भी एक्सेप्ट किया है। हैं? हाँ। अब उसके बाद में उसका अगला स्टेप तो 2 लाख का। 2 लाख का स्टेप आने के पहले हमारे ही कुछ दोगले गद्दार लोगों ने हमारे साथ दोगलियाई की, हमारी पार्टी को 15 महीने के बाद गिरा दिया। तो हमारे जो नज़रिए थे, जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो हमारी सोच थी, वो अधूरी रह गई। अब हमारी सोच अधूरी रह गई, उसके लिए आप हमें दोषी ठहराते हैं, तो ये आपकी इसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, आपको नहीं लगता कि ज्योतिराज सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बना देना था? आपको नहीं लगता कि राज्यसभा में भेज देना था? हार गए थे चुनाव। आप जैसे मनोहर लाल साहू जी को, मुझे ऐसा लगता है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपकी मेहनत या और ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो आपकी उम्र के हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें पार्टी को एक बार मौका देना था। भले ही वो अध्यक्ष के रूप में देते, सहकारी बैंक जिला अध्यक्ष रहता उसमें दे देते, सरकार आई थी तो अपेक्स बैंक में दे देते, जिला पंचायत सदस्य में अध्यक्ष में दे देते। आपको नहीं लगता कि कमलनाथ जी को थोड़ा दिल बड़ा करना था कि भैया सरकार ना जाए, बड़ी मुश्किल से तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, आप अपना दिल बड़ा रखना था और सिंधिया जी को कुछ देना था उनको? जी, आप इससे नहीं, मैं सिंधिया जी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी बात करी तो मैं ये बात कह सकता हूँ। हमारे आदरणीय विवेक तनखा जी, जिन्हें मैं अपना बहनोई मानता हूँ जी, मैं उन्हें बहनोई ही मानता हूँ, जी, जब बोलचाल की भाषा में नहीं, वास्तव में। और विवेक तनखा जी ने ही 2018 में हमारे लिए बहुत अच्छे से लॉबिंग करी थी। कमलनाथ जी से उन्होंने हमारी मुलाकात भी कराई थी, कमलनाथ जी से तमाम विषयों पर बात भी कराई थी, और कमलनाथ जी ने एक्सेप्ट भी किया था हमारे सर्वे रिपोर्ट को भी और हमारी बातों को भी। संयोगवश जब, क्योंकि वो अपने मन में किसी कैंडिडेट को फाइनल कर चुके थे, तो उन्होंने हमसे एक बात कही, बोले साहू जी आप कांग्रेस का सहयोग कीजिए, आपको आपके सम्मान के अनुरूप उचित सम्मान और पद अवश्य मिलेगा। और बिल्कुल उन्होंने अपना वादा निभाने के लिए माननीय तनखा जी से बोला भी कि उनसे पूछो, और उन्होंने हमसे कुछ पूछा कि बोले तुम्हारी चॉइस क्या है। मुझे कुछ निगम मंडल में अध्यक्ष बनाने की बात भी चली थी, तो मैंने उनको बता दिया था, और वो मामला मंजिल पे तो पहुंचा, लेकिन आखिरी मुकाम दस्तखत पे नहीं पहुंचा। कुल मिला के मंजिल पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा ईश्वर अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, आपने किनारे पे आगे किश्ती डूब गई, वो उसमें अपन परमात्मा को या भाग्य को दोष देंगे, किसको कहें अपन। बहुत अच्छा नाम लिया आपने, विवेक तनखा जी राज्यसभा से सांसद है, और मैं अगर किसी से प्रभावित हूँ, यकीनन मैं उस व्यक्ति की इसलिए कदर करता हूँ कि स्वास्थ्य शिविर हो या ऐसे उनके अनेकों काम हैं जो सोशल मीडिया पे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कटनी के एक छात्र को पढ़ाई के लिए 25,000 रुपये की सख्त ज़रूरत थी, और उसका एडमिशन या कोई ऐसा विषय था, तत्काल उन्होंने अपने किसी व्यक्ति को भेजकर तत्काल उस गरीब छात्र की 25,000 की मदद करी थी। जिले में स्वास्थ्य शिविर की बात हो, ऐसा ऐतिहासिक शिविर मैंने और आपने, शायद आपने देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। आपने बहुत अच्छा नाम लिया विवेक तनखा जी का। आपको नहीं लगता कि केंद्रीय मंत्री को, जब भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े लीडर को, केंद्रीय मंत्री आप खुद समझते हैं, एक बहुत लंबा अनुभव है आपका राजनीति का, इतने बड़े लीडर को सिटिंग एमएलए की टिकट काटने के बाद उसको मैदान में उतारा है, आपको नहीं लगता कि आप कांग्रेस पार्टी को भी एक तुरुप का इक्का निकालना चाहिए और एक ऐसे उम्मीदवार को जिसका गहरा नाता है नरसिंहपुर जिले से, विवेक तनखा को प्रत्याशी विधानसभा से बनाना चाहिए? क्या लगता है आप? जी देखिए, इस मामले में आदरणीय विवेक तनखा जी पहले भी स्पष्टीकरण दे चुके हैं, और बाद में उनका एक स्पष्टीकरण और आ गया कि बने लोगों ने ये कहा था कि तनखा साहब नहीं तो उनके बेटे वरुण तनखा चुनाव लड़ेंगे, तो बाद में उसका भी उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उनका साफ शब्दों में कहना है कि उन्हें चुनाव में वोटिंग पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, पार्टी जिस रूप में चाहे उस रूप में वो सेवाएँ देने को तैयार है। और जहाँ तक बात, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ जी, आप अनुभवी आदमी हैं, वोटिंग पॉलिटिक्स में जब चुनाव होते हैं तो गधा और घोड़ा एक समान माने जाते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से मानते हैं। पार्टी का फीलिंग, जिसका एक नेता का नाम चल गया तो उस नेता की बात चलेगी, और नेता के नाम पे लोग ये भूल जाते हैं कि हम किस योग्य व्यक्ति की या किस योग्य चीज़ की हम उपेक्षा कर रहे हैं, और यही दुर्भाग्य जबलपुर वालों का रहा। तो जबलपुर के लोगों ने एक हीरे को नकार के
एक नकारा को स्वीकार किया और जबलपुर के लोग आज भी इस बात को भुगत रहे हैं और आज भी पछता रहे हैं। नहीं तो नरसिंहपुर के लोग तो स्वीकार कर लेंगे ना, आपका तो कांग्रेस पार्टी का और आपका, चूंकि आप उनके बड़े करीबी हैं जी, हो सकता है कि वो मेरी आपकी इवन अच्छे लोगों की बातों पे थोड़ी तवज्जो दें। आपको बोलना चाहिए कि भैया नरसिंहपुर ज़िला आपके लिए इंतजार में है, क्योंकि आपने ऐसे काम किए हैं, आज आप उनके प्रशंसक हैं, ऐसे हज़ारों लोग उनके प्रशंसक हैं, तो आना चाहिए। हालांकि ये विषय बाद का है, अब कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देती किसे नहीं देती है। मेरे कुछ आखिरी आपसे सवाल हैं कि वर्तमान में 3 विधायक थे कांग्रेस के जी, 15 महीने सरकार भी रही, क्या ऐसे विकास के काम किए कि जनता शिवराज सिंह चौहान को छोड़ के, जिन्होंने लाडली बहना में 1000-1250, बच्ची जब होती है जब पैसे दिए, बच्ची 18 साल की हो जाती है जब पैसे दिए, है ना, और बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं जो गिनाने में टाइम लगेगा, लेकिन कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में, और वर्तमान में जो आपके 3 विधायक हैं, एनपी प्रजापति जी, संजय शर्मा जी, सुनीता पटेल जी, इनने ऐसे क्या काम किए कि जनता इनको वोट दे और नरसिंहपुर विधानसभा में कांग्रेस को वोट दे? देखिए, संजय शर्मा जी या एनपी प्रजापति या श्रीमती सुनीता पटेल, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो कार्य किए हैं वो आज भी अपने आप में बेमिसाल हैं। ठीक है। संजय शर्मा जी की तो बात ही अलग है, वो तो लोकप्रिय, जनप्रिय और उसके भी आगे जो उपाधि दी जा सकती है वो उनको दी जाना चाहिए। वैसा सेंसिटिव राजनेता आज मैं किसी और को नरसिंहपुर ज़िले में नहीं मानता। इतने संवेदनशील, इतने सहयोगी व्यक्ति, कोई भी आधी रात में कभी भी किसी भी बात के लिए उनके पास चला जाए, खाली हाथ नहीं आता। ये ही तो उनकी लोकप्रियता है कि आज भाजपा की हालत ख़राब है उनके सामने कैंडिडेट उतारने के लिए। भाजपा वालों की दम नहीं पड़ रही है, आखिरकार उतारें तो किसको उतारें। कभी साधना सिंह का कोई कह रहा था, अभी हेमा मालिनी का नाम भी सुनने में आया। तो ये सब क्या बेवकूफ़ियाँ हैं। अरे भाई, आप योग्य व्यक्ति के सामने उसका समकक्ष योग्य व्यक्ति लाइए ना। अनावश्यक रूप से आप क्यों नाम खराब करने की कोशिश करते हैं किसी व्यक्ति का। अब प्रजापति जी ने क्या क्या काम, भले वो 15 महीने विधानसभा अध्यक्ष रहे। लोग कहते प्रोटोकॉल चलता था विधानसभा अध्यक्ष जी का। नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, विधानसभा अध्यक्ष का प्रोटोकॉल तो होता ही है। लेकिन कांग्रेसियों को दरकिनार कर देते थे वो। नहीं, अपनी अपनी सोच है और हर आदमी अपने अपने नज़रिए से देखता है। आपके बड़े मधुर ताल्लुकात हैं उनसे? हाँ, पारिवारिक संबंध है हमारे। और आपकी बहुत सुनते हैं वो? नहीं, हमारी जैसे हमारी ही बहुत सुनते हैं ऐसा नहीं है, सबकी सुनते हैं। हाँ, उनके साथ में एक और बात, मैं इसमें लगे हाथ एक बात जोड़ दूं। जैसे मैं माननीय मुशर्रफ साहब की कार्यशैली से प्रभावित हूँ, वैसे ही बहुत हद तक श्रीमान एनपी प्रजापति जी भी एनपी कर्नल अजय नारायण जी की कार्यशैली से प्रभावित हैं। वो भी दो टूक बात करने में कभी पीछे नहीं हटते, और सही को सही और गलत को गलत कहने में वो कभी पीछे नहीं हटते। और शायद यही विशेषता थी, इसलिए कमलनाथ जी ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। क्या लग रहा है इस बार शिवराज जी या कमलनाथ जी, क्या एक मनोहर साहू जी का क्या गणित है, कितनी सीटें कांग्रेस को दिख रही हैं? आपका क्या अनुमान लगता है? आप बड़े अनुभवी राजनेता हैं और लगातार आपका दौरा होता रहता है, साहू समाज में आना जाना, इवन कई जगह आप कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं। आपका गणित क्या कह रहा है? कांग्रेस सरकार बन रही है या फिर कहानी डालम डोल है? 135 से 145 के बीच में कांग्रेस खड़ी है। 135 से 145। अगर मनोहर साहू जी को कांग्रेस ने टिकट दे दी तो 3 ऐसे कौन से काम है जो जनता के सामने आप लेके जाएंगे कि भैया मेडिकल कॉलेज लेके आऊँगा कमलनाथ जी से लड़के, या फिर कोई बहुत बड़ा उद्योग लेके आऊँगा, या फिर चूँकि हमारा कृषि प्रधान जिला है, शुगर मिल से संबंधित कोई सरकारी शुगर मिल लेके आऊँगा? क्या है मनोहर साहू जी के पास? देखिए, ये तो खैर अभी मैं सरकार बन गई, चलिए सरकार बन गई, विधानसभा की टिकट नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि आप एक लीडर हैं तो कमलनाथ जी से जाके, तनखा जी के माध्यम से, एनपी भाई के माध्यम से आप अपने प्रस्ताव रख सकते हैं, भैया नरसिंहपुर जिले में भी ये चाहिए। निश्चित रूप से ये बात है। क्या एक विषय रहेगा? हाँ, कौन सा एक विषय रहेगा? मुझे टिकट मिले या न मिले, चुनाव वो तो पार्टी का विशेषाधिकार है जी। यदि बात मुझ तक आई और मुझे बात करने का मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से इस बात की मांग सबसे पहले करूंगा कि यहाँ एक सरकारी शुगर मिल खुलना चाहिए। ये आप बोलिए। नंबर 1 जी। नंबर 2, यहाँ की ITI की जो दुर्दशा है
उसे आधुनिकीकरण के साथ में उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। नंबर 3, रेड क्रॉस को पुनर्जीवित किया जाए। और इन सबसे पहले मेरी एक मांग रहेगी कि जिला अस्पताल के खाली पद भरे जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया आपने। तो ये होगा, कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो मनोहर साहू जी जाएंगे? डेफिनेटली। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा सरकार आने के सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल। और कभी भी 135 से 145 के बीच में अगर सरकार बनती है जी, तो फिर तो और अधिकार रहेगा आपके ऊपर कि भैया आप ये भी लेके आइए, वो भी लेके आइए। नहीं, देखिए, मैं अपनी सीमाओं को बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं, आपका कद तो बड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, ठीक है। और सीमाएं वहाँ क्या, जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठा हो, कांग्रेस सरकार हो, आप कांग्रेस के एक अनुभवी नेता हैं, तो आपको तो अधिकार है नरसिंहपुर जिले के। देखिए, आखिरी कुछ सवाल चलिए आपसे ले लेते हैं। मैं यहाँ एक बात कह दूँ, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति आदरणीय विवेक तनखा जी हैं। इसके अलावा हम जो भी बात करेंगे उन्हीं के माध्यम से हमारी जाएगी। हमें कतई कोई शौक़ नहीं है इस बात का कि हम कमलनाथ जी के ख़ास बन जाएं। हमें कतई कोई शौक़ नहीं है कि हम किसी मोदी जी के ख़ास बन जाएं। अभी हाल में मई के महीने में अहमदाबाद में हमारा ऑल इंडिया का तेली साहू समाज का सम्मेलन हुआ था। मैं और आप ट्रेन में मिले थे जब आप जा रहे थे। हाँ जी। तो उस समय उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी हमें कम से कम 2-3 घंटे घेरे रहे। बोले यार आप जैसा साहू, बोले तमाम साहू लोग बीजेपी में हैं और आप कांग्रेसी में कहाँ फंस गए। बोले आप एक बार कांग्रेस, आप बताइए मुझे क्या करवाना है, मैं करवा दूंगा। मैंने कहा श्रीमान जी, मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। वो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका समाज के लोगों के प्रति इतना अच्छा झुकाव है और लोगों को आप इतना मानते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। चलिए, आखिरी सवाल है आपसे, लाखन सिंह पटेल के लिए कोई एडवाइस, कोई संदेश कि उन्हें इस तरीके की मेहनत करनी चाहिए? क्योंकि अगर पार्टी टिकट देती है, अभी टिकट घोषित नहीं हुई है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से लगातार वो संघर्षरत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लगातार आ रहे जा रहे हैं। और भी कांग्रेस के लीडर है जो लाइन में है, देवेंद्र पटेल, गुड्डू भैया हों, सुनील जायसवाल जी हों, मनोहर साहू हों और रुद्रेश तिवारी हों, और भी हैं, लेकिन जिस तरीके की मेहनत लाखन सिंह पटेल ने की है, और प्रहलाद पटेल चूँकि केंद्रीय मंत्री हैं, कोई एडवाइस है मनोहर साहू जी की उनके लिए कि भैया आप इस पर फोकस करें? देखिए, यदि ये तो खैर अब टिकट घोषित होने की बात है, कांग्रेस प्रत्याशी को एडवाइस दे दीजिए जो भी रहेगा। हाँ, ये जम जाएगा कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी रहेगा उसके लिए मनोहर साहू जी की क्या एडवाइस है? बस ज़मीन से जुड़े रहें, लोगों की समस्याओं को सुनते रहें। ज़मीन से जोड़ना क्या था, 13 में जाएं, शादी में जाएं, या फिर ज़मीन से जोड़ना कि भैया अस्पताल हो, शिक्षा हो, एजुकेशन के साथ साथ आपकी जो रोजगारों की जो ज़रूरत है वो हो, उस पे ज़मीन पे जुड़ें, या फिर ये दूसरा वाला कौन सा? कभी कभी राशन दुकानों के भी चक्कर लगा दें जी, वहाँ क्या स्थिति है। राशन दुकानों की भी चक्कर लगा के देख ले वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ कितने सुपात्र और कितने कुपात्र उसका लाभ उठा रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। आखिरकार जनप्रतिनिधि होते किसके लिए हैं? जनता की समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं ना। लोग चक्कर, ये लाडली बहना जो चल रहा है, किस किस को मिल रही है, कितनी कितनी मिल रही है, कैसे मिल रही है, जी हमसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन अब वो तो चल रहा है। बस ये मैं तो पहले भी बिल्डिंगों पे नाम लिखा है, ये फला व्यक्ति राशन कार्ड है इनका, गरीबी रेखा में है, ये आप मैं वही बात कह रहा हूँ ना। तो बेबाकी के लिए आपके पास आते हैं हम, जो आप बोलते हैं वो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भाई आप इसका सर्वे तो करवाइए। कार्डों जगह कहाँ जाएगा बाबू? नहीं, आपसे मेरा मैं पूरे पत्रकारों के लिए मैं ही बोल रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस पार्टी, एक बात बताइए, पत्रकार ही बुराई ले, पत्रकारी शासन के पास जाए, पत्रकार नेताओं से, सत्ताधारी पार्टी से बुराई ले, और जब उसी पत्रकार पे हमला हो तो कोई उसके साथ ना खड़ा हो, तो पत्रकार को भी तो दुख होता है। सुनिए तो आप, ये बात मैंने पत्रकारों से नहीं कही, अपनी पार्टी से कही। आपने मुझसे ये कहा कि आप कांग्रेसी उम्मीदवार को क्या सुझाव देना चाहेंगे। यदि मैं कांग्रेसी उम्मीदवार हूँ या होता हूँ तो मेरी प्राथमिकता तो ये रहेगी, मैं देखूंगा किस बिल्डिंग पे लगा है गरीबी रेखा का कार्ड। फिर ऐसे में किसी आपके कांग्रेसी का फोन आ जाएगा कि बाबूजी वो अपने वाले हैं, छोड़ दो। फिर नहीं, ये तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज तक तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ भैया।
हमारे साथ आज तक ऐसा तो नहीं हुआ। चलिए, आपके फेवरेट कोई एक्टर का नाम बताइए जिनको आप पसंद करते हो। जैसे आपने राजनीति में बताया कि कर्नल अजय मुश्रान, जी। विवेक तनखा जी। चूँकि आप दिलीप कुमार साहब के ज़माने से अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और अच्छे अच्छे एक्टर आए, तो कौन पसंद है मनोहर साहू जी को? ये तो एक ऐसा सवाल कर दिया नहीं, ये आपने। तो हमारी ये देखिए क्या है कि इंटरव्यू में थोड़ी सी हंसी मजाक और राजनीति से हट के कुछ विषय भी होने चाहिए, तो इसलिए हम पूछते हैं। हमारे हर जो भी हमारे पास लीडर आता है उससे हम जरूर पूछते हैं। तो आपके कौन से एक्टर पसंदीदा रहे? हमारे पसंदीदा एक्टरों में सबसे पहले तो धर्मेंद्र, अच्छा क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का शौक़ उन्हें भी था, मुझे भी था, जी। और वो व्यक्ति भी मधुरभाषी और वास्तव में व्यक्तित्व के रूप में वो व्यक्ति मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनके अलावा? उनके अलावा मैं शत्रुघ्न सिन्हा, उस स्टूडेंट लाइफ में मेरी भी वैसी हेयर स्टाइल और मूँछें ऊँचे हुआ करती थी, तो कई लोग मुझे ये कहते थे। तो अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा कहते थे आप। एक्टर के साथ साथ क्रिकेटर में कोई पसंद हो? सिर्फ सुनील जायसवाल, सॉरी सुनील गावस्कर। जायसवाल जी से भी बहुत स्नेह है आपका। हाँ, जायसवाल जी को हम अपना भाई मानते हैं और उनके पूरे परिवार से पारिवारिक स्नेह है। चलिए, तो आप हमसे एक सवाल पूछिए कौन सा? कि आपकी यहाँ दुश्मनी किससे है, या किसको आप नापसंद करते हो, किससे बुराई करते हो? तो ये तो सवाल लोग मना कर देते कि भैया ये नहीं पूछना यार, हम बुराई नहीं लेना चाहते। नहीं। किससे नहीं है मनोहर साहू जी की पटरी बैठती? किससे दुश्मनी? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। तो ये थे मनोहर साहू जी, जिन्होंने बहुत ही मज़ा आया आज उनसे बात करके। देखिए, जब लीडर ऐसा हो कि जिससे आप हर प्रकार की बात कर लें, तो सवाल वही पूछे जाते हैं जो जनता इनसे उम्मीद रखती है। कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि भैया हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, आप हमसे ये नहीं पूछना। अरे भाई, आप सत्ता में हो, आप यहाँ के नेता हो, अगर आपसे नहीं पूछेगी जनता, मैं नहीं पूछता हूँ। जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो ज़मीन पे मुद्दे होते हैं, उनको हम आपके पास लेके आते हैं। मनोहर साहू जी से बात करके बहुत मज़ा आया और एक शानदार वक्तव्य उनका, बहुत बड़ा, जितना उनका दिल है और जितना उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है उससे भी अच्छे उनके विचार रहे। कैसा लगा आपको आज का हमारा कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताएं। और भविष्य में अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ज़रूर इन्हें परेशान करने के लिए आएंगे। फ़िलहाल आपको रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।